जीएस क्लासेज बाय डीके यादव में आप सबका स्वागत है। तो पिछली क्लासों में हम लोग डिस्कस किए थे विश्व के प्रमुख बंदरगाह या परिवहन के बारे में, और आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके होगा आज हम डिस्कस करेंगे। तो पिछली क्लासों में हम पढ़े थे, पिछली क्लास का अंतिम क्वेश्चन था ग्वादर पतन किस देश में स्थित है। उसके लिए ऑप्शन था ईरान, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर था पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और शेयर करें। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां, आपको बताना है कि संसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पे, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। महत्वपूर्ण क्षेत्र मत्स्य, जो मत्स्य होगा मत्स्य महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सी जगह पर पाया जाता है। तो यहाँ पर मत्स्य लिख लीजिएगा। मत्स्य के बारे में पूछा गया है, यानी कि मछली के बारे में। मछली का महत्वपूर्ण क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। और हमारा ऑप्शन है कोस्ट तथा शीत व भूमंडलीय धारा जहां मिलती है। ऑप्शन नंबर बी है नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रवाहित करती है। और ऑप्शन नंबर सी है कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है। और ऑप्शन नंबर डी है महाद्वीपीय शेल्फ तरंगित होती है। कोष्ण का मतलब होता है उष्ण, उष्ण मतलब गर्म। उष्ण का मतलब उष्ण होता है, उष्ण मतलब गर्म होता है। तो आपको बताना है कि संसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां मछली पाई जाती है उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, या कहां पर ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जहां उष्ण सागरीय धारा और शीत जल धारा जहां पर मिलती है वहीं पर एक बैंक का निर्माण होता है जहां पर मछलियां अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो है, अगर मान लीजिए ग्लोब पर देखा जाए तो 40 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यहाँ पर मत्स्य के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है। छिछला समुद्र, प्लैंकटन पौधे की प्रचुरता एवं ठंडी एवं गर्म जलधाराएं का संगम यहाँ पर होता है। यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं यहाँ पर मिलती है, वहीं पर मछली बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रैंड बैंक स्थित है। ग्रैंड बैंक उसी को कहते हैं जहां पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है, जहां पर मछली अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है। और हमारा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी यूरोपीय तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, अफ्रीका के पूर्वी तट पर। तो ग्रैंड बैंक जो है वह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। यह ग्रैंड बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। यहाँ पर मछली बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। और मान लीजिए इसकी जगह पर ऑप्शन रहेगा आपके कि अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, तो भी हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और पूछ लिया जाए और ऑप्शन में ए नहीं रहेगा तो याद रखिएगा अटलांटिक, जो अटलांटिक महासागर है उसके उत्तर पश्चिम, अटलांटिक महासागर उसके उत्तर पश्चिम में या उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है भूगोल में नवनियतिवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने। शैम्पूल ने, जी टेलर ने, रैटजेल ने, हंटिंगटन ने। तो भूगोल में नवनियतिवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जी टेलर ने। तो ऑप्शन नंबर
हमारा बी राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थल स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन है नेपाल, चीन तिब्बत, भूटान, सिक्किम। तो कैलाश जो मानसरोवर तीर्थ यात्रा है वह चीन तिब्बत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इसीलिए यहाँ जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में, पतझड़ ऋतु में। तो जो ऑस्ट्रेलिया वासी जो क्रिसमस मनाते हैं वो मनाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और जो उत्तर की ओर देश हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है वह दक्षिण में है, और जो उत्तर दिशा में जो जितने भी देश हैं और क्रिसमस मनाते हैं तो वो मनाते हैं 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में भी 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर में जो होती है वह गर्मी का मौसम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और उत्तर भारत में जो उत्तरी देश हैं उनमें दिसंबर में ठंडी मौसम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है? किस देश को आसियान जो आसियान समूह है उसमें केवल वार्ता के लिए दर्जा प्राप्त है? वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, भारत। तो वियतनाम, कंबोडिया और सिंगापुर आसियान के सदस्य हैं, जबकि भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है, इसे केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? और ऑप्शन है इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है वह इटली में स्थित है। इसे ही पीसा को झुका मीनार भी कहा जाता है, जो कि इटली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एलिसी पैलेस कहाँ स्थित है? जो एलिसी पैलेस है कहाँ पर स्थित है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन। तो एलिसी पैलेस जो है यह फ्रांस में स्थित है। यह जो फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। एलिसी पैलेस फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचा कद वाला पक्षी कौन सा है? हमारा ऑप्शन है सारस, बगुला, शुतुरमुर्ग, मोर। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो जो शुतुरमुर्ग है यह कद में सबसे बड़ा है, लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सारस। जो सारस है इनके मुताबिक शुतुरमुर्ग से छोटा होता है, लेकिन बाकी पक्षियों से ऊंचाई में यानी कि कद में लंबा होता है, और ये उड़ने वाला सबसे लंबा पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर सबसे बड़े पक्षी पूछ लिया जाए, यहाँ उड़ने वाला पक्षी ना बोलकर सबसे बड़ा पक्षी पूछा जाए शुतुरमुर्ग होगा, और उड़ने वाला में सारस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी फ्रांस में, जापान में, यूक्रेन में या जर्मनी में? तो चेरनोबिल परमाणु आपदा अप्रैल 1986 में हुआ था। अप्रैल 1986 में यह घटना हुआ था सोवियत संघ एवं वर्तमान यूक्रेन में। जो यूक्रेन था उस समय सोवियत संघ में था, अब यूक्रेन अलग हो चुका है, और यह परमाणु आपदा के समय यूक्रेन तत्कालीन सोवियत संघ का भाग था। तो जो समय यह चेरनोबिल परमाणु घटना हुआ था, तो यूक्रेन उस समय सोवियत संघ का भाग था, अब यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और यूक्रेन की जगह सोवियत संघ होता तो भी हमारा राइट आंसर होता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चेरनोबिल परमाणु आपदा जो यूक्रेन या सोवियत संघ में घटित हुई थी वो कब हुई थी? तो अप्रैल 1986 में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आपको बताना है कि लीप फॉरवर्ड पॉलिसी
किस देश में चालू हुआ था जिससे भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन है रूस, वियतनाम, चीन, जर्मनी। तो द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो लीप फॉरवर्ड पॉलिसी है इसे द ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी कहा जाता है और यह 1958 से 1960 के मध्य में लागू किया गया था। 1958 से 1960 के बीच में यह 1960 तक चला था, 1958 से लेकर 1960 तक। और यह चीन का एक योजना था, पॉलिसी था, जिससे लाखों लोगों की भूखमरी के कारण मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर चीन हमारा राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है 40 कबीलों का देश किसे कहा जाता है? कजाकिस्तान को, किर्गिस्तान को, तजाकिस्तान को, उज्बेकिस्तान को। तो 40 कबीलों का देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा किर्गिस्तान। जो किर्गिस्तान है यह इसे ही 40 कबीलों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है समप्राय मैदान संबंधित है। जो समप्राय मैदान है यह किससे संबंधित है? यानी कि संप्रदाय जो समप्राय मैदान है यह किससे निर्माण होती है या किससे संबंधित है? हवा से, वायु से, भूमिगत जल से, हिमनद से, नदी से। तो समप्राय मैदान का निर्माण नदी द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती है। इस समय क्षैतिज अपरदन तथा निक्षेप दोनों मिलकर समप्राय मैदान का निर्माण करते हैं। इसे पेनिप्लेन शब्द का प्रयोग मॉरिस डेविस ने किया था। इस शब्द का प्रयोग मॉरिस डेविस ने किया था। समप्राय मैदान, इसे इंग्लिश में पेनी प्लेन शब्द कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे पेनी प्लेन कहा जाएगा। पेनी प्लेन कहा जाएगा जो नदी द्वारा निर्मित होता है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी, नदी से। जो समप्राय मैदान संबंधित है वह नदी से, नदी द्वारा निर्मित होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये हमारा क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। और हमारा क्वेश्चन है अमलैंड या इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है। इस शब्द का क्या अर्थ है? यानी अमलैंड किस क्षेत्र को कहा जाता है? जो नगर का बीचों बीच क्षेत्र है उसे नगर का हृदय क्षेत्र या सैटेलाइट नगर, जैसे मान लीजिए हमारे भारत में जो बेंगलुरु है, या नगर के आसपास का क्षेत्र या नगर का निवास क्षेत्र। आपको बताना है कि अमलैंड या हिंटरलैंड शब्द का क्या अर्थ है। तो अमलैंड या हिंटर शब्द का अर्थ है कि नगर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे अमलैंड या हिंटरलैंड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।